जय श्री कृष्णा साथियों, हिंदी स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 का प्रश्न पत्र। व्याख्यात्मक हल है ये, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश का होने वाला है। तो अगर हम पिछले 10 वर्षों का प्रश्न पत्र हल कर लें तो बहुत बेहतर होता है। और करीब करीब कुल मिलाकर 10-15 प्रश्न तो आते ही हैं, और जो नहीं आते हैं वो भी उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को ज़रूर पढ़ना चाहिए, इससे हमारी बहुत मदद मिलती है परीक्षाओं में। और यूपी का जो टीजीटी पीजीटी होएगा ही इस साल, तो नहीं लग रहा है, मगर अगले साल तो होना ही होना है। तो अपनी तैयारी हम बेहतर रखें तो ज़्यादा बढ़िया है पहले से। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो यह उत्तर है पहला, भारत भारती सम्मान से। दूसरा प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो यह संपूर्ण रचना कर्म पर। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना विशेष पर नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि उनके संपूर्ण रचना कर्म अर्थात हिंदी साहित्य में योगदान हेतु 1972 से 1991 की अवधि में 1992 का जो ज्ञानपीठ है वह प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं वन पाखी, सुनो, बोलने दो, चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरड़िया, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी और प्रार्थना पुरुष। तो 1992 से किसी एक रचना पर नहीं बल्कि संपूर्ण रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो यह सीढ़ियों पर धूप इनका नहीं है। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर का काव्य संग्रह, रघुवीर सहाय का। इनके और रचनाएं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं और कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियां, हरी घास पर क्षणभर, अरि ओ करुणा, प्रभामय, आंगन के पार द्वार, ये सब सभी जो है अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो प्रगतिवाद के जन्म में छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपयुक्त सभी, तीनों का योगदान है प्रगतिवाद के जन्म में। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? तो यह उत्तर है मुकुटधर पांडे। सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1920 के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से पंडित मुकुटधर पांडे के 4 लेख प्रकाशित हुए। इससे ध्वनित होता है कि छायावाद सन 1920 से पूर्व निकला था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह चौथा उत्तर है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। यह गलत है। यह सही है, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहपा है और सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दो में, वो तीनों सही है, चौथा गलत है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने किया था और यह 1936 में। प्रश्न पहले भी पूछा गया है, क्योंकि 35 में जो ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 में अंतर्राष्ट्रीय, और 36 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में इसकी संस्था की शाखा प्रगतिशील लेखक संघ खुली। प्रेमचंद की अध्यक्षता लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। तो कई बार पूछता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, फिर पूछेगा कि अध्यक्षता किस शहर में हुई, तो यह लखनऊ में हुई। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार निर्धारित कीजिए। तो घनानंद ठाकुर, रसलीन, रहीम। तो तीसरा उत्तर सही है, पहले रहीम है, फिर घनानंद है, फिर रसलीन है, फिर ठाकुर है। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो यह भरतेश्वर बाहुबलीरास, जिसके रचनाकार हैं, और ये भरतेश्वर बाहु के शालिभद्र सूरी हैं।
यह भी प्रश्न पूछा हुआ था 2021 में, पीजीटी या टीजीटी में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें स्वामी हरिदास जो है वह अष्टछाप के कवि नहीं है, बाकी तीनों लोग अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो यह कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, इसके लेखक जो है नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसिपा तुलसी की कला। यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? तो यह प्रशंसा परक उक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है तुलसी के लिए। अगला प्रश्न है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक हैं? तो इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी के प्रमुख कवि नहीं हैं? तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि इसमें से अज्ञेय नहीं है। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसान अल्लाह खां। अगला प्रश्न है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है रासो साहित्य का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ हैं। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया है। अगला प्रश्न है घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है यह तो बहुत आसान प्रश्न है, रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है? तो भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। भ्रमर गीत से तात्पर्य उपालंब काव्य से साहित्य में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? तो यह राम सीता संवाद का रामचरितमानस से संबंध नहीं है। चाक उपन्यास की लेखिका है? तो चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। अगला प्रश्न है तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक में रघुवीर सहाय सम्मिलित नहीं है। इसमें भारत मुक्ति बोध रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे तथा अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो यह है रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक हैं? तो उदंत मार्तंड के संपादक जो हैं वह बाबू युगल किशोर हैं। हिंदी के प्रथम उदंत मार्तंड के संपादक बाबू युगल किशोर थे। यह पत्र सन 1826 कलकत्ता में निकलना प्रारंभ हुआ। यह साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशव दास हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल कहा गया है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न केशव कहीं ना जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार है तुलसीदास। अगला प्रश्न है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? तो सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? तो ये इनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है गंग कवि का जन्म स्थान है? तो गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। अगला प्रश्न है बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों से किसने की? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी से की। अगला प्रश्न है बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत उर्दू फारसी के कवियों से किसने की? तो इनकी तुलना की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। अगला प्रश्न सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास प्रेमचंद्र के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से जुड़ा हुआ है?
तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है, तो यह है हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न है, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है, तो इसका संबंध है सूफी साधना से। अगला प्रश्न है, निराला की कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है, तो भिक्षुक क्या है, लंबी कविता नहीं है, बाकी तीनों लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, तो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, तो इसके उत्तर है शरतचंद्र। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है, तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1880 ईस्वी में हुई थी, 1800 में हुई थी, 1880 ईस्वी में, माफ़ करिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, तो नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, तो व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था, तो यह प्रकाशित हुआ था 1829 में, जिसके संपादक कौन, राजा राम मोहन राय थे, और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक हैं, तो व्यंग के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, तो माटी की मूर्तें रामबिरस बेनी द्वारा लिखित यह संस्मरण है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं, तो कलम का सिपाही कृति के लेखक अमृत राय हैं, जो कि प्रेमचंद के बेटे हैं। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है, तो यह नेताजी कहिन हरिशंकर परसाई की नहीं है, बाकी तीनों भूत के पांव, बारात की वापसी और निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई की है, और नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी की रचना है, और इनकी प्रसिद्ध रचना है कुरु स्वाहा। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, तो सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। दूसरा अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। तो ये पात्र दिया, उपन्यास दिया है, और उनका नाम और वो मिलाना, नाम है, उपन्यास भी है। तो तमस है भीष्म साहनी का, मैला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु का, और बलचनमा है ये दूसरा उत्तर सही है, दिव्या यशपाल का है, और बलचनमा क्या है, नागार्जुन का है। यह उपन्यास और उपन्यासकार सुमेलित करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो यह तीसरा साहित्य, नया साहित्य जो तीसरा उत्तर सही है, नया साहित्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। इसकी स्थापना 1965 में शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई, और 1965 से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में अब जो 22 हो गई है, उसकी भाषा के साहित्यकार को उच्च कोटि के सृजनात्मक कृतित्व के लिए प्रतिवर्ष यह सम्मान मिलता आ रहा है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा सम्मानित पत्रिका का क्या नाम था, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा सम्मानित पत्रिका का नाम था इंदु। यह तो पत्रिका इंदु है। जयशंकर प्रसाद ने 1911 में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की थी। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है, तो इसमें सुदर्शन नहीं, इलाचंद जोशी, यज्ञ और जैनेन्द्र क्या है, यह मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं, और सुदर्शन क्या है, प्रसाद एवं कहानीकार हैं।
अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो विचारात्मक प्रकार के निबंध में समाज शैली प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी। तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने दी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी के जनक है रामकुमार वर्मा माने जाते हैं और इनका प्रथम एकांकी 1929 में प्रसाद कृत एक घूंट माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी 1929 में प्रसाद कृत एक घूंट माना जाता है और एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से विद्यानिवास में इसकी कृति नहीं है। तो विद्यानिवास की कृति जो नहीं है वह है रस आखेटक। तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई, यह सभी विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यह श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुड़ा। काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? तो यह सूत्र आचार्य वामन ने लिखा है। तीसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, सुखदु खात्म कोरसह कहने वाले आचार्य हैं। तो यह उत्तर दूसरा रामचंद्र गुड़चंद्र है। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो यह शैली विज्ञान जो है संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो यह आचार्य भरत मुनि का है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। तो यह उत्तर है इसमें पहला, विभावना अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है। तो करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक जो है उत्तर रामचरितम है, जो कि भवभूत का है। तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियों, कुंजर कुंज समीर। तो इसमें यमक अलंकार है। तीसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। नहीं बिनु पद चले बिना तो हो गया। अगला प्रश्न है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बिन बना सिंदूर अनल अंगार, वाताहत लतिका है सुकुमार। पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस है। तो इसमें करुण रस है। अगला प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। अगला प्रश्न, ग्वालियर की बोली है। तो ग्वालियर की बोली है बुंदेली। अगला प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो कंचन क्या है? देशज शब्द नहीं है। कचोट, कंजर, करवट देशज शब्द है। कौन सी भाषा देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वह मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। जिसका जन्म पहले हुआ वाक्य के लिए एक युक्त है, वह उसका एक युक्त है अग्रज। अगला प्रश्न, महात्मा का सही विलोम होगा? तो तीसरा है दुरात्मा। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार है। तो स्वर ध्वनि के प्रकार है दीर्घ, हस, प्लूत। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। स्वर ध्वनि के प्रकार है दीर्घ, प्लूत, हस। उपयुक्त तीनों। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जीतने की इच्छा हेतु ये शब्द है क्या है? जिज्ञासा है। हाँ ले आओ। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो हो गया।
जीतने की इच्छा है तो एक शब्द लिखिए, तो है जिज्ञासा है क्या, जीतने की इच्छा है तो एक शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है, तो निम्नांकित में चौथा में जो क्या है पंकज क्या है, योग रूढ़ है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी बोली के किस उपभाषा छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, तो यह पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ी ABC छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी यह पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। तो मेघदूतम जो का है जो अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है गोधूम का तद्भव, तो गोधूम का तद्भव क्या है, गेहूं है। अगला है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, सही उपसर्ग का विच्छेद है तो तल्लीन में है ततधनलीन, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है लिट लकार किस काल का बोधक है, तो लिट लकार जो है भविष्यत काल का बोधक है, लिट लकार भविष्यत काल का बोधक है। अगला है यदि ए ओ ए ऐ ओ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अय अव आय आव हो तो आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है, तो यह अयादि स्वर संधि कहलाती है। अगला प्रश्न है हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है, तो यह मराल जो है हंस का पर्यायवाची है, जबकि कुरंग भुजंग पंचबाण यह सांप का है। अगला प्रश्न ताले के पानी पताले गए बेटी पुरइनी गई कुमिलाई हो गंगा जमुना बीच रेतु परत है कैसे कह रचऊं बियाह रे, यह उक्त किस बोली का है, तो यह अवधी बोली का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देशज है, सुंदर फटाफट अंगूठा साइकिल, तो उत्तर है तीसरा फटाफट क्या है, देशज है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो यह कोयल, यह इसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है। बाकी चाचा का चाची, बहन का बहना, फिर बहन और भैंसा का भैंस हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा बहन का भाई लिंग परिवर्तन है, चाचा चाची बहन भाई भैंसा भैंस, कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो यह पानी जो क्या है स्त्रीलिंग नहीं है, रोटी पूड़ी नदी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वह वाक्य है वह आम खाता है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला प्रश्न है अकाल पीड़ित में समास क्या है, तो अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद के अनुधन एषण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो योग रूढ़ शब्द क्या है, चक्रपाणी है। अगला प्रश्न है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, तो कौन उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा, तो इसका उत्तर क्या है, दूसरा उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, तो इसका क्या है उपवाक्य लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, दूसरा उत्तर सही है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य क्या है युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है, तो इसका उत्तर क्या है भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो तेली चमेली माली अलबेली, दूसरा में क्या है ई प्रत्यय नहीं, चमेली में नहीं है। तेल माला अलबेला हाँ इन तीनों में है। प्राचीन शब्द का विलोम है, उत्तर दूसरा अर्वाचीन, प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। अगला है शुद्ध रूप कौन सा है, तो शुद्ध रूप है तादात में। अगला है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, तो शिव का अर्थ तीसरा नहीं है चक्रपाणी, महादेव पशुपति शंकर
शिव का है। चक्रपाणी विष्णु का है। अगला है कारक के कितने भेद हैं, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। कारक के 8 भेद हैं। चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति है तो सही शब्द है, तो चिंता एक आधी है। अगला प्रश्न है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है आस्तीन का सांप। आजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, तो यह तीसरा, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। अगला प्रश्न है यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो यह क्या है, स्वर संधि विशेष से है। अगला प्रश्न है 114 नंबर, जय पराजय में कौन सा समास है, तो जय पराजय में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है, तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो यह चौथा क्या है, दिन क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी सुबह दोपहर सांझ क्या है, स्त्रीलिंग है। सर्वस्व रूप है अगला प्रश्न है, तो सर्वस्व रूप तीसरा खष्टी का रूप है। तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। अगला प्रश्न नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नवधन उढ़ा। अगला प्रश्न है 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है, तो 10 कुमारचरी जो कालिदास की नहीं है दंडी की रचना है। अगला प्रश्न है बृहत त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है, तो इसमें कुमार संभव क्या है, बृहत त्रयी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है रास तरंगड़ी किस कवि की रचना है, तो रास तरंगड़ी कल्हड़ की रचना है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं, तो यह उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य के लिए विभूषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमिलित करिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो कालिदास का है मालविकाग्निमित्रम, भवभूत का है मालती माधव, दंडी का है 10 कुमार चरित्र और श्रीहर्ष का है नरसिंह चरितम। 125 नंबर का प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, तो यह व्यंजन संधि है। तो यह है 2004 में आया हुआ पीजीटी का, और पीजीटी टीम दोनों में लगभग एक ही जैसे प्रश्न उत्तर आते हैं। इसमें तो व्याकरण खूब पूछा हुआ है और इसमें 125 प्रश्न। ये है 2004 का प्रश्न सब हो गया। 125 प्रश्न। तो अगली बार हम लोग 2005 का पढ़ेंगे और यह है पूरा 125 प्रश्न। तो आशा करती हूँ आप लोग की सहायता जरूर होगी इस प्रश्नों को पढ़कर। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।